सिंध एजुकेशन की तरफ से जो लिटरेसी डिपार्टमेंट है उसका सबसे यंगस्टर हेडमास्टर मैं हूँ। हमारे जो सरकारी जो निज़ाम है वो आप समझते हैं कि उसका स्टैंडर्ड इतना है? क्योंकि मेरे पास जो उस्ताज़ा कराम है वो खुद किसी सिटी स्कूल से पढ़ा कर आ रहा है और कोई बिकन हाउस में पढ़ा रही थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी, वो आई है। कोई फीस नहीं होती, आपका एडमिशन फ्री होता है, सही है। आपका कोर्स फ्री होता है। कोई बंदा अगर फौत भी हो जाता है, अल्लाह माफ करे, तो हम उसकी भी सारी चीजें जो है ना मोबाइल पे ही कर देते हैं यार। बड़ा अफसोस हुआ यार। बहुत सारे कहते हैं एआई कंट्रोल कर लेगा, लेकिन एआई बनाने वाले भी तो इंसान है ना। लेकिन एआई के पास सोचने की ताकत भी तो है ना। यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, केमिकल इंजीनियर है, और मेरे पास वो प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा, तो सोचो उन बच्चों के क्या वर्थ होगी फिर। किताबी एजुकेशन है वो तो दें, लेकिन आप उनको जो बेसिक एथिक्स है ना वो आप पढ़ें भी और हम आपको कुछ ना कुछ मुआवजा भी देते रहेंगे। इजाजत वाला सीन ही नहीं रहा, अब तो दरवाजे पे लात मार के अंदर आने वाला सीन बन गया। तो कुछ ऐसे बच्चे भी जिनके माँ बाप के पास इवन चप्पलें तक पहनने के लिए नहीं है। विद इन 2 से 3 मिनट्स उन्होंने आपका माइक्रोसॉफ्ट एप्पल हैक कर लिया, आपका एक नई फेक आईडी बनाते हैं और आपके दोस्तों को मैसेज कर देते हैं। ये अभी रिसेंटली हुआ है। अभी कोई तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे, तरक्की की सीढ़ियों से गिर रहे हैं नीचे और उल्टे होके गिर रहे हैं। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? आज का जो हमारा मुद्दा है वो है हमारे जो तालीमी निज़ाम है, जो हमें सरकार की तरफ से जो तमाम ममालिक में जो है फ्री दिया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर ही फ्री है, लेकिन वो निज़ाम कैसा है उसी के लिए हमने आज अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में इनवाइट किया हुआ है नाज़िम भाई को। नाज़िम खान इनका नाम है और ये हेडमास्टर हैं। चल के इनसे पूछते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम कैसा है, आगे क्या देखते हैं, हम कब चांद पे पहुंचेंगे, ये सारी बातें चल के हम इनसे करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम भाई। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। बाबा भाई कैसे हैं आप? तक मोस्ट वेलकम भाई। हम तो चाहते हैं कि न्यू टैलेंट जो है वो हमारे पॉडकास्ट में आए, अपनी चीज़ों को बताएं। जो किसी पॉडकास्ट के अंदर भी हमारे न्यू टैलेंट को जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा। हम ये चाहते हैं कि हमारे इसमें लोग आएं और अपनी स्टोरीज को बताएं और अपनी बात लोगों तक करें, ताकि आप लोगों की जो इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो हैं वो लोगों तक पहुंचें। तो आपकी क्या पहले स्टोरी है, ये थोड़ी सी बताएं हमें कि यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? बाबर भाई, इस स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और बहुत मेहनत है। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं जो हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी अप एंड डाउन देखा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जिस स्टेज पर हूँ, तो कहा यह गया है कि सिंध हुकूमत और सिंध एजुकेशन की तरफ से जो लिटरेसी डिपार्टमेंट है उसका सबसे यंगस्टर हेडमास्टर मैं हूँ, और ये मुझे लिए काबिल फ़ख्र है। अच्छा, पूरे सिंध में सबसे यंगस्टर हेडमास्टर इस वक्त मैं हूँ, जिसे ये स्टेज मिली है और ये सीट। बाकी सारे जो हैं वो नहीं है, बिल्कुल काबिल है माशाल्लाह, हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, लेकिन इस वक्त जो 50 प्लस हैं वो। एग्जैक्टली कह सकते हैं 45 प्लस एंड समथिंग। अच्छा। मैं 30 प्लस हूँ, लेकिन मुझे काउंट किया गया है। अच्छा। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये है कि मैं बताऊँ कि 2008 में मेरी पहली जॉब थी, वो भी नीम सरकारी थी, यानी कि आप कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट थी। बट कुछ रीज़न एज यू नो हमारे लिए बड़ी स्ट्रगल होती है, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ बड़ी मुश्किल होती थी स्ट्रगल करने में। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लाइफ के बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहे हमारे साथ, ग्राफ अप रहा, कभी ऊपर रहा, बड़ी चैलेंजेस रहे। यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ चैलेंज रहा, बढ़ा जैसे-तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे जाके हमने टेस्ट दिए, जब टेस्ट दिए तो अल्लाह का शुक्र नाम आ गया, मेरिट पे नाम आया, सब कुछ इंटरव्यूज़ हुए, सब कुछ मेरिट पे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। ये मतलब एक अच्छी बात ये थी कि नई जनरेशन और नए टैलेंट को ये लोग सामने लेकर आए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे जैसे उस्ताज़ा कराम हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं। और मेरी हिस्ट्री ये भी है कि मैंने 2010 में एक गवर्नमेंट स्कूल में एज़ अ वॉलंटरी टीचिंग करी है, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, तो मैंने माशाल्लाह। 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन 2 साल मैंने वहाँ पे टीचिंग करी, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो चीज़ एक्सपीरियंस मैं जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने स्कूल में, तो वो बहुत मेरे लिए काबिल सताइश बनता जा रहा है। तो अभी आप जो हैं सरकारी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है ये? कैसे देखते हैं आप प्राइवेट स्कूल्स को जिनमें इतनी फीसेस ली जा रही हैं, 20-20, 25-25, 40-40 हज़ार तक भी मैं सुना है कि फीसेस हैं। तो कैसे एक आम बंदा अगर वो चाह रहा है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि मेरा जो अपने ओपिनियन है, मेरे तो पब्लिक के सवाल है, ये मेरा भी नहीं कह सकते, कि हमारे जो सरकारी जो निज़ाम है वो आप समझते हैं कि उसका स्टैंडर्ड इतना है कि वो प्राइवेट स्कूल में जो तालीम दी जा रही है उसको उसको वो मैच कर सके? बिल्कुल, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल है और हो चुका है। हमारे आने के बाद तो काफ़ी कुछ चेंजेज़ हुई है, और पहले भी थी, अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता था भाई। सही। अब मैं अगर बात करूँ हमारे दूसरे सूबों की, तो वहाँ पे आप देखें प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है।
सही जो है। भी है सरकारी स्कूल हैं और उनका मयार माशाल्लाह एक प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ भी वो ट्रेंड बिल्कुल चल चुका है और अच्छी तरह वो पुराना जो वक़्त था वो वापस आ रहा है, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो उस वक़्त एक नाम होता था सरकारी स्कूल का। लेकिन हाँ, ये आपने बात बिल्कुल कही कि थोड़ा-सा एक मिडल क्लास फैमिली पे या लोअर क्लास फैमिली जो होती है, उन पे एक बर्डन होता है कि यार बच्चों की फीस भरनी है, पे करनी है, लेकिन हम वो चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं। मैं अपने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश करता हूँ कि जितना भी एनवायरनमेंट हम बनाएँ बच्चों के लिए, वो कोशिश करें कि प्राइवेट सेक्टर की तरह हो। हम बच्चों से कोई चीज़ नहीं लेते, लेकिन उनको हर तरह का माहौल देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो उस्ताज़ा कराम है, वो खुद किसी सिटी स्कूल से पढ़ा कर आ रहा है और कोई बीकन हाउस में पढ़ा रही थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी, वो आई हैं, तो मेरे लिए एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे पास एक हाफ़िज़ कुरान भी है, एक केमिकल इंजीनियर भी है। ये एक बहुत अच्छी बात है। वो टीचर है, कराची यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, केमिकल इंजीनियर है और मेरे पास वो प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा, तो सोचो उन बच्चों के क्या वर्थ होगी फिर। तो ये एक अच्छी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे सीनियर टीचर हैं माशाल्लाह, वो तो तजुर्बाकार हैं, वो हमें सिखा भी रहे हैं और हमसे सीख भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको मैनेज कर पा रहा हूँ। सही। तो वो ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल के अंदर तो फीसेस मैंने बता दी कि इतनी होती है। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या फीस का क्या स्ट्रक्चर होता है? कोई फीस नहीं होती। आपका एडमिशन फ्री होता है, सही है। आपका कोर्स फ्री होता है, उसके बाद आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है, कोई जून-जुलाई की फीस नहीं होती। जस्ट आपने आना है, एडमिशन फॉर्म लेना है, एडमिशन लेना है और बच्चे को बस यूनिफ़ॉर्म के साथ भेज देना है। अब कोई क्राइटेरिया होता है कि इसको मिलेगा एडमिशन, इसको नहीं मिलेगा? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारे जो सिंध का जो एक स्लोगन है, पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, तो उसका कॉन्सेप्ट ही बेसिकली ये है कि आप जो भी बच्चा है मोस्ट वेलकम। क्योंकि मेरे स्कूल में अगर मैं आपको बताऊँ, ये तारीफ़ करने वाली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरे साथ वाले स्कूल है वहाँ भी ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे आर्मी के पर्सनल, नेवी के पर्सनल के बच्चे और मिलिट्री के जितने भी बच्चे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, हम पे भरोसा कर रहे हैं। रेंजर्स के जो कुछ हैं हमारे, उनके उन्होंने बच्चों को भेजा है। माशाल्लाह वो हम पे अगर भरोसा कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी लिए हमारे लिए बात है ये। अच्छा। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं कि वैसा है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, प्राइवेट स्कूल में जो लोग इतनी-इतनी फीसेस भर रहे हैं, जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है, ऑब्वियसली अभी हो सकता है आपके स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें आपने शुरू कर दी हों, लेकिन ओवरऑल आप अगर बात करें सारे स्कूल्स की जो अभी हैं, उनका मैंने हाल कोई अच्छा देखा नहीं है अभी गवर्नमेंट स्कूल्स का ना। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कितना वक़्त लगेगा हमें उस जगह पे आने के लिए कि अपना जो हमारा जो बिज़नेस क्लास जो जो सेक्टर है, उसका बच्चा भी आगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकेगा? इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप ऐसा ही देखेंगे कि प्राइवेट, मैं ऐसा समझता हूँ, जो जिस विज़न पे हमारे सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस विज़न के मुताबिक हम प्राइवेट स्कूल शायद खत्म ही हो जाए अभी। अच्छा। क्योंकि दुनिया की अगर बात करें तो शायद प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट कहीं है ही नहीं और वहाँ अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। तो हमारा भी वो निज़ाम किताब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से था, लेकिन अच्छी तरह अब और ज़्यादा शुरू हो चुका है। तो उसमें आपके सामने एक मैं जीता जाता एग्ज़ाम्पल हूँ कि दुनिया में तो और ही बहुत सारी चीज़ें नहीं है भाई। दुनिया के बिल्कुल। अंदर तो सिक्योरिटी भी दी जाती है, दुनिया के अंदर तो तालीम भी फ्री दी जाती है, दुनिया के अंदर तो लोगों को जो बेरोज़गार होते हैं उनको उनको पैसे भी दिए जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ़ लिया ही जाता है भाई। नहीं, नहीं, बच्चों को माशाल्लाह दी जाती है, स्टाइपेंड दी जाती है। उनके हाँ, बच्चे, उनके वालिदैन जब मेरे पास आते हैं, तो उनको, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनको बाकायदा स्टाइपेंड दी जाती है अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पढ़ें भी और हम आपको कुछ ना कुछ मुआवज़ा भी देते रहेंगे। अच्छा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास चल रहा है, लेकिन बस लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, वो अवेल कर रहे हैं। द फुल गवर्नमेंट स्कूल के फ़ेवर में हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो किस तरह आप लोगों को एजुकेट जो बच्चे आ रहे हैं अभी, हमारा जो अभी माहौल है गली मोहल्लों का, जहाँ पे बच्चे अभी सिर्फ़ पबजी गेम्स खेल रहे हैं, जहाँ पे अभी मतलब इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, तो गालम-गलोच वाला माहौल है, ठीक है? क्योंकि हम देखें स्कूल तो और जो किताबें हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल कि कहीं से आसमान से तो नहीं उतरी हुई चीज़ है ना, एक्सपीरियंसेस हैं सारे। तो ये इसमें आप क्या समझते हैं कि जो स्कूल का काम होता है असल में लोगों को माहौल देना, सही है, माहौल ही इंसान को बनाता है। बिल्कुल। और वो हम जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जितनी हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, जितने हम चीज़ें वो सब सब किसी न किसी का एक्सपीरियंस है। चाँद पे कोई गया, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, हम वो पढ़ते हैं, हम जो और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, वो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो वो उसको आप कैसे कहते हैं? क्योंकि आजकल तो लोगों को मोबाइल से हट के कुछ समझ ही नहीं आता। बच्चों को चुप कराना है, मोबाइल दे दो। बच्चा बच्चा ज़्यादा वो कर रहा है, तंग कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, मोबाइल दे दो। इवन मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट में मोबाइल दिया होता है बच्चों को कि भाई ये खाना चुप करके खा ले, इसको लगा के, और इतना लाउड किया होता है। मैं अभी कल ही एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो वहाँ मुझे 7 बच्चों को इतना ज़ोर से उन्होंने कोई सॉन्ग था बच्चे का कि उसमें कोई लगा हुआ था कि बच्चा खा उसको देख रहा है और खाना खा रहा है। तो
क्या समझते हैं आप कि हम लोग किस तरफ रहे हैं? किस किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? अच्छा, ये चैलेंज मेरे साथ भी है। हाँ, मेरे जो माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ। तो वो भी कभी-कभी जब हमें उन्हें चुप करवाना पड़ता है तो हम खुद कह सकते हैं कि 40-50% जो एडिक्टिव लोग हैं मोबाइल के। तो कम्युनिकेशंस के लिए बेसिकली यूटिलाइज़ किया गया था, लेकिन इस वक़्त हमें एडिक्शंस हो गई हैं इन चीज़ों की। हम तो तो उसके बगैर बच्चे चल नहीं सकते। खाना नहीं खाते तो हमें मोबाइल दिखाना पड़ता है। तो मैं भी इस चीज़ को थोड़ा-सा हुँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में करूँ, क्योंकि जब हमारा वक़्त था, आपको शायद याद हो माशाल्लाह बिल्कुल याद 90s है। 80s का दौर, तो हाँ। उस वक़्त बहुत सारे हम कार्टून्स और इन चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस करते थे, पीटीवी वग़ैरह पे। ये जो 1980s का दौर था, इसके अंदर तो मतलब कितने सारे गेम्स होते थे। आप वो मारम-पिट्टी खेलते थे, लट्टू चलाते थे और बहुत सारी ऐसी फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये एक आज भी लोग खेलते हैं, लेकिन अब वो वाला रुझान नहीं है कि बहुत सारे दोस्त जमा हो रहे हैं, टेप के पैसे जमा कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब नहीं रही। अब ज़्यादातर लोग जो है ना, आपके ईद, आपका शब-रात, आपकी हर चीज़ जो है ना मोबाइल पे आ गई है। बिल्कुल है। इवन कोई बंदा अगर फौत भी हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, तो हम उसकी भी सारी चीज़ें जो है ना मोबाइल पे ही कर देते हैं, यार बड़ा अफ़सोस हुआ यार। मतलब हम फिज़िकली कहीं जाना इतना हमें मोबाइल ने दूर कर दिया एक-दूसरे से। फ़ोन पे तो हम एक-दूसरे के साथ हैं, हमें मोबाइल ये एहसास दिलाता है कि हम करीब हैं, लेकिन हम फिज़िकली में आप देखें लोगों से मिलना छोड़ दिया है हमने। हम अपने रिलेटिव से नहीं मिल रहे। जो बात कर रहा है या तो वीडियो कॉल कर लो या आप व्हाट्सएप पे सब चीज़ें कर लो। तो हम हमारे अंदर ना मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल ने ना एथिक्स खत्म कर दिए हैं। मोबाइल आप कहीं आप बैठे होंगे तो कोई बंदा ला स्कूल्स को मेरी नज़र में चाहिए कि आप उनको जो किताबी एजुकेशन है वो तो दें, लेकिन आप उनको जो बेसिक एथिक्स है ना, वो सिखाएँ। जैसे कोई मुझे कॉल कर रहा है, अब रात को कॉल नहीं करनी चाहिए किसी को। बिल्कुल आप सही। 10-11 बज गया ना, 11 बजे के बाद आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है तो वो कॉल कर सकता है। अब 11 ब लोग क्या करते हैं, 12:30 1 बजे ही मुझे कॉल करके बोल रहे होते हैं, "हाँ भाई, वो बताएँ, वो वीडियो की ये बनवानी है तो क्या होगा इसका?" भाई, आप ऑफ़िशियल टाइमिंग्स पे आप ऐसे टाइमिंग पे कॉल करें। मैं कभी किसी को कॉल नहीं करूँगा। मुझे हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी कोई हो गई तो आप मैसेज छोड़ दो कि यार आप अगर उठे हुए हैं तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसे इजाज़त लो। इजाज़त वाला सीन ही नहीं रहा अब तो दरवाज़े पे लात मार के अंदर आने वाला सीन बन गया है। तो उस पे आप क्या बोलेंगे कि हम लोग एथिकली कितने पीछे पीछे चले गए हैं, बजाय हमें आगे जाने के? हमारे कल्चर में हिंदुस्तान का कल्चर मुकम्मल तौर पे उतर चुका है। बिल्कुल। हमारी ज़बान में, हमारे हमारे उठने-बैठने में, हमारी शादियों में, हमारे बहुत सारी तकरीबात में मैं देखता हूँ अभी मैं कि हमें हमें ऐसा नज़र आता है कोई हिंदू कोई वो निकाला जा रहा है। मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारा एक कल्चर है भाई अपना, हमारी शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। तो उसपे आप क्या क्या कहेंगे? कैसे इसको बाहर अच्छा, निकालेंगे? मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करता हूँ। स्कूल्स को जो है वो बेसिकली मिनिएचर सोसाइटी कहा जाता है। हुँ, वो क्यों कहा जाता है कि उसमें डिफरेंट कल्चर्स के जो है ना बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अब हुँ, हम मेरे स्कूल में जो है वो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे मज़हब के भी लोग हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि वो अगर किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है बच्चा तो हम उसको नहीं सिखाएँ। हम उसको सब सिखाते हैं। हुँ, सही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं ले रहे होते हैं। तो स्कूल में और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें हर तरह का बच्चा पढ़ रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि आर्मी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मेरे पास कुछ आर्मी पर्सनल है, उनके बच्चे भी हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी जिनके माँ-बाप के पास इवन चप्पलें तक पहनने के लिए नहीं है। अच्छा। तो वो कहीं न कहीं मज़दूरी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं? चलाना तो है ना, तो उन बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उन बच्चों की ख़ासियत ये है कि उनमें से एक बच्चा इस बार जब मैंने लास्ट ईयर रिज़ल्ट दिया तो उसमें से एक फर्स्ट आया हुआ था। अरे माशाल्लाह! तो हमारी मेहनत तो उनके ऊपर है और हमारी कोशिश पूरी है, क्योंकि जो मेरे टीम वर्क है, जो टीम काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो लेकिन जो चैलेंज आपने कहा ना, वो ये चीज़ फैक्ट है कि हम जो दूसरे जो रिलीजियंस को अगर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उस चीज़ का इम्पैक्ट वो मोबाइल है। अब क्योंकि आपको पता होगा मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हूँ, हुँ, तो ये चीज़ टेक्नोलॉजिकली फेस हो रही है हमारे साथ। अब उसका हम नहीं कर सकते। अब होता क्या है, मैं आपको बताऊँ, बिहेवियर एनवायरमेंटल एक एडवर्टाइज़मेंट चलना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में इंटरनेट लगाया हुआ है और आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, लेकिन उस इंटरनेट से मल्टीपल मोबाइल्स कनेक्टेड है, आपके, आपके हुँ, बच्चों के। अब आपने एक माइंडसेट बनाया कि यार मैं एज़ अ व्लॉगर, मैं कोशिश करता हूँ किसी इंडिया के व्लॉगर को कॉपी करने के लिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई आइडियाज़ चाहिए नए अपने हुँ, व्लॉग्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या करा, किसी अच्छे बड़े व्लॉगर का कर लिया। अब आपका जो बिहेवियर एनवायरनमेंट होगा ना, वो वहाँ की एडवर्टाइज़मेंट आपको शो करना शुरू कर देगा। ना सिर्फ आपको, बल्कि आपके नेटवर्क से जो-जो कनेक्टेड होगा, उनके पास भी एडवर्टाइज़मेंट आना शुरू हो जाएगी। अब बच्चे किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं? कलर्स से। तो जितने अच्छे कलर्स होंगे, जितनी अच्छी अट्रैक्शन होगी, बच्चे उस तरफ फ़ोकस होने शुरू हो जाएँगे।
वो ज़्यादातर आपको पता है शॉर्ट्स पे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। तो वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो फ़नी-फ़नी शॉर्ट्स बनाते हैं, बच्चे खुश होते हैं। कार्टून्स में वो अपना कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट रख के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, पाकिस्तानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब देखें तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। इवन आपने भी माशाल्लाह 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे बच्चों के लिए जो बनाए थे, बहुत अच्छे बनाए थे। वो बहुत मुझे भी अच्छे लगे थे, मेरी वाइफ़ को भी अच्छे लगे थे और बच्चों को भी हमने दिखाया था। हुँ। तो ये फ़ोकस तो हमारा बिल्कुल आउट होता जा रहा है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बेस लेवल से। हुँ। प्राइमरी लेवल का क्योंकि मैं हेडमास्टर हूँ, तो प्राइमरी लेवल पे हम कोशिश करते हैं बच्चों को सबसे पहले सिखाएँ सफाई निस्फ़ ईमान है, कि जो कि हमारा बिल्कुल। अकीदा है। उसके बाद टाइमिंग, और टाइमिंग के लिए मैंने थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसमें पेरेंट्स को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज़ पे एप्रिशिएट किया था। क्योंकि जब मैंने स्कूल जॉइन करा तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था स्कूल में, क्योंकि एरिया हमारा ऐसा था, तो उसमें कोई 10 बजे उठकर आ रहा है बच्चा, कोई 9 बजे उठकर आ रहा है। तो मैंने एक टाइम तक तो उन्हें रिलैक्स दिया। जैसे ही नया सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने सबको बता दिया, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, फिक्स असेंबली जो टाइम है असेंबली का, उस पे अगर आप नहीं आए, मैं आपको एंट्री नहीं दूँगा। अच्छा। कुछ ने मुझसे रिटेलिएशन करी इस चीज़ पे और कुछ नाराज़ भी हुए, लेकिन बाद में उनको जब मैंने बिठा के समझाया कि देखिए ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है। बच्चे अगर 8 बजे सुबह-सुबह उठ रहे हैं, साढ़े 7 बजे उठ के स्कूल आ रहे हैं, तो आप ये सोचिए हम उस टाइम पे 6 बजे उठ के स्कूल पहुँच रहे हैं, कि नहीं हमने उनसे टाइम पे पहुँचना। मैं जब से मैंने स्कूल जॉइन किया है बाबुल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं असेंबली में रहा। मैं विदाउट असेंबली नहीं रहा। मेरे टीचर्स असेंबली में आते हैं, हम सब खड़े हुए होते हैं, आप भले चाहे कहेंगे तो आप किसी भी दिन आ जाएँ असेंबली से, हम असेंबली से पहले हम आ पहुँचे हुए जाएँगे होते किसी हैं। दिन। हम किसी दिन छापा मारेंगे आके आप। बिल्कुल आ जाएँ, मोस्ट वेलकम। तो क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे जो टाउन ऑफिसर हैं, तालुका एजुकेशन ऑफिसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डायरेक्टर, उन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ है पूरा का पूरा, कि हमने असेंबली में पहुँचना है और पहुँच के सबसे पहले पिक्चर हमें व्हाट्सएप करनी है। अच्छा। जी, अपने मस्टर रोल की हमने पिक्चर व्हाट्सएप लाज़मी करनी है कि हम प्रेज़ेंट हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इवन हमारा एक सरप्राइज़ विज़िट होता है, इसमें बायोमेट्रिक वाला हमारे पास कभी भी आ जाता है और हमें देना पड़ता है उसमें। अगर हम प्रेज़ेंस नहीं होते तो हमारी एब्सेंट शो हो जाती है। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसी वजह से हमारा निज़ाम-किताब माशाल्लाह बहुत बेहतर चल रहा है और ये बहुत अच्छा इन्होंने जितने भी इम्प्लीमेंटेशन करी है, बहुत अच्छी करी है। और इवन हमने स्कूल में भी यही किया है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, जितने पेरेंट्स जॉइन कर सकते थे, उन्हें जॉइन कर लिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि आज बच्चों को हमने ये पढ़ाया है, हुँ। हमने ये होमवर्क दिया है, आपने ये कर कर आना। हमने डेली डायरीज़ बनवाई हैं बच्चों से। ये सारे काम हम जो प्राइवेट में होता है, हम सब काम कर रहे गवर्नमेंट हैं। में कर रहे हैं। चलें, चलें ज़बरदस्त। अच्छा नाज़िम भाई स्कूल के ऊपर तो हो गई बात, फिर आपने अभी साइबर सिक्योरिटी की बात की कि साइबर सिक्योरिटी जो है हमारा वैसे एक बात है मतलब लोगों के लिए थोड़ा हमारा मुल्क सेफ है वैसे चीज़ों के हिसाब से। जैसे अभी कुछ दिन के लिए बंद-बंदी हुआ था तो बहुत सारे लोग तो मुहर्रम का ही उसको समझ रहे थे कि मुहर्रम में जैसे नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि चीज़ें बंद हो जाती हैं 2-3 दिन के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों में फिर ये न्यूज़ेस चलना शुरू हो गई कि ये मुहर्रम की वजह से नहीं हुआ, ये कोई फायरवॉल है क्योंकि मेरे पास इस तरह की वीडियोज़ आई थी और वीडियो कुछ लोगों ने बड़े इदारों ने बनाई भी इसके ऊपर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने बनाई थी इसके ऊपर वीडियो कि कोई फायरवॉल लगाया जा रहा है और इस तरह किया जा रहा है। तो फिर वो मेरे ख़्याल में नहीं हो सकी वो चीज़। बट देखिए बाबर भाई, ये बड़ा ही थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा। लेकिन इसका आंसर इस तरह है, देखिए सरकार जो चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि उनको पूरे ऑब्वियसली पूरे इख्तियारात होते हैं हर तरह इख्तियारात से होते हैं, इवन बिल्कुल है। सिक्योरिटी के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ मिडल ईस्ट की, तो आपको शायद पता होगा वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल बंद है। बंद है, बिल्कुल सही है, बंद है। चाइना की बात करें तो वहाँ व्हाट्सएप भी बंद है। तो वहाँ भी इनका अपना चैट पर्सनल जीपीटी है वहाँ पे। चैट चै वीचैट यूज़ किया जाता है उनका। हाँ, सॉरी चैट जीपीटी बोल रहा हूँ वीचैट वीचैट सॉरी। वीचैट यूज़ किया हाँ, जाता है। तो वीचैट। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, तो पाकिस्तान में भी देखें, अगर इस तरह का कोई वो डिसीजन ले रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साइंस होगी और लाज़मी-सी बात है कि हमसे भी माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो इस चीज़ के डिसीजन लेते हैं। हुँ। लेकिन ये जो एक प्रॉब्लम आई थी, मैं ये समझता हूँ ग्लोबल आउटेज थी ये। अच्छा। तो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के सारे सिस्टम बैठ गए थे क्राउड स्ट्राइक की वजह से। एक वो एंटीवायरस एंड पॉइंट सिस्टम है, तो उसकी एक अपडेट रिलीज़ हुई थी, जिसकी वजह से वो ब्लू डेड स्क्रीन एरर आ गया था। तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आई थी। तो उसको रिस्टोर होने में, और आपको पता है जब ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो ग्लोबल आउटेज को रिस्टोर होने में काफ़ी टाइम लगता है। वक़्त लगता तो है वो 1-2 इवेंट्स एक साथ ऐसे हुए, जो हमें ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ कि कि हमें शायद रिस्ट्रिक्शंस मुहर्रम की लग वजह से हो रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं था। नो, ऐसा नहीं था। तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसा हमने शुरू हुआ। अभी भी ये 100% ओके नहीं हुआ। अभी भी कुछ 5-10% की कमी है। क्योंकि कभी-कभी ये बीच में ऐसा गैप आ रहा है सर्विसेज़ में थोड़ा-सा। वैसे तो ओके हो गया है, लेकिन मैंने कल रात तक भी जो मैंने फ़ील किया तो कोई कभी कॉल एकदम डिस्कनेक्ट हो रही है, इस तरह की चीज़ें अभी भी हो रही हैं। ख़ैर बिल्कुल होती हैं। इसको मैं इस तरह से आपको वाज़ेह करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अपनी कंपनी है और आपका बड़ा ही सेंसिटिव डेटा है और इतना सेंसिटिव है कि आप कि अपने पर्सनल सेक्रेटरी से भी शेयर नहीं कर सकते और सही नहीं चाहते कि मेरे कंपनी का डेटा कोई लेके चला जाए। तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रीमिसेस में एक फायरवॉल बिल्ड कर देंगे और उसमें डेटा लॉस प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन की एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके इंटरनल डिपार्टमेंट के जितने बंदे होंगे, ना तो फाइल अपलोड कर सकेंगे,
ना ही डाउनलोड कर सकेंगे, और इवन अगर वो अपलोड कर भी रहे हैं या डाउनलोड कर भी रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर कहीं न कहीं रिपोर्ट बन रही होगी। अच्छा। तो उसको हम अपनी ज़बान में अपना साइबर सिक्योरिटी में तो फायरवॉल वो होती है कि वो एक सिक्योरिटी हो जाती है इंटरनेट की दुनिया जी, के जी, अंदर जी। एक जो है आप जिस प्रेमिसेस के यहाँ चाहते हैं वो फायरवॉल जो है आप बना फायरवॉल सकते हैं। बिल्कुल काम करती है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी दुनिया में फायरवॉल्स हैं, और हर कंट्री में ये है कि ये चीज़ कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी, अगर आप इसको दूसरा माइंड रखें, तो हमारी सेफ्टी के लिए है। अब आप सोचें, आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अचानक से आपके पास रैनसमवेयर अटैक हो गया, आपका लैपटॉप का सारा डेटा एन्क्रिप्ट हो गया। अब आप बैठे हुए इंतज़ार में हैकर से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि यार प्लीज़ मुझे की दे दो, ताकि मैं अपना डेटा रिस्टोर कर लूँ। वो आपसे कहता है मुझे इतने लाख डॉलर दो। अगर इन केस फायरवॉल हमारी एज पे लगी हुई होती और हमारा एआई सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा होता, थ्रेट इंटेलिजेंस तो कोई सिस्टम नहीं कर काम कर रहा सकता। होता, वो आप तक आ ही नहीं पाता। अच्छा ये मुझे बताएं कभी ऐसा पॉसिबल है मतलब मैं आम बंदों की बात कर रहा हूँ मतलब कोई बहुत नेक्स्ट लेवल हैकर की बात नहीं कर रहा। हुँ, हुँ। क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा आपको जैसे हम कोई चैनल है किसी के अक्सर हैक हो जाते हैं। जी। पॉसिबल है कि वो बगैर कोई लिंक भेजे और वो लिंक पे क्लिक ना भी करे और वो हैक हो जाए? देखिए, मेरी इसके ऊपर एक पूरी चैनल पे एक इंटरव्यू है, आपको पता होगा, पेगासस एक नाम था, हाँ। जिस पे काफ़ी सारी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की पूरी दुनिया में निगरानी की गई थी, एक किस्म की स्निफिंग की गई थी, उनको मॉनिटर किया गया था। तो पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जब चाहते आपका मोबाइल हैक कर सकते थे, आपका लैपटॉप हैक कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अच्छा। तो उसके बगैर किसी लिंक को कुछ किए कुछ हुए? भी नहीं, जस्ट उन्होंने आपकी कम्युनिकेशन मटेरियल लिया, उसपे बहुत सारी स्टडीज़ हैं, अगर आप केस स्टडीज़ हैं, आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा। अच्छा। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी रिसेंटली एक कॉम्पिटिशन हुआ था, तकरीबन 2 साल पहले, मैं अगर आपको बताऊँ, तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन हुई थी। पाकिस्तान में जैसे हर साल होता है इग्नाइट का, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट में मैं टॉप 7 में आया था उस वक़्त नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन में। तो उस वक़्त आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि जो दुनिया के हैकर्स थे बड़े-बड़े, उनको एथिकल हैकर्स को बुलाया गया था, और विदिन 2 से 3 मिनट्स उन्होंने आपका माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हैक कर लिया। हैक कर दिया? ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी में केविन मिटनिक, आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़े हैकर्स है, अल्लाह ताला, आप जानते हो, दुनिया में नहीं रहे। वैसे 16 जुलाई 2023 में उनकी डेथ हो गई थी, लास्ट ईयर। तो वो बहुत बहुत बड़े हैकर थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। सोशल इंजीनियरिंग के फादर ही वही थे। अब अच्छा। काफ़ी लोगों को पता लगता है सोशल है क्या बेसिकली। जो मैं ये चीज़ समझता हूँ, सोशल इंजीनियरिंग एक व्हाइट लेबल नाम है झूठ का। अच्छा। आप किसी से को कन्विंस ज़रूर करते हो, लेकिन उसका टेक्निकली जो आउटकम्स होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है। अब केविन मिटनिक ने क्या किया था, उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा जो हमारे पे ट्राम चीज़ जिस तरह पहले चलती थी, अपना बस सिस्टम जो था उसको हैक कर लिया। और हैक कैसे किया था कि उन्होंने एक पैटर्न देख लिया था कि जब भी टिकट चेकर एक पैटर्न से करता है, तो उसको टिकट को किस तरह से वो पंच करता है। उन्होंने टिकट बना लिए, पंच किया, जब भी चेकर आता है बोलते हैं पंच है ऑलरेडी। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक ये सफ़र किया, फिर वो उनको एजेंसीज़ ने भी पकड़ लिया, फिर उन्होंने इस चीज़ पे तौबा करी, और तौबा करके कंसल्टेंसी कंपनी एज़ अ एथिकल स्टार्ट कर, एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर। तो अगर कोई अभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो ऑनलाइन अभी करना चाह रहे हैं काम, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे मतलब कि वो क्या ज़िंदगी में क्या प्रोफ़ेशन चूज़ करें, जिसमें वो जल्दी और क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग में क्या चीज़ स्टार्ट करें कि हमारे क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, बिल्कुल ऐसा। बद से बदतर होते जा रहे हैं और बहुत स्पीड में हो रहे हैं। मतलब जितने पिछले 10 साल में नहीं हुए हैं, वो मैं समझ रहा हूँ पिछले 2, 3, 4 सालों के अंदर एकदम से हमारा ग्राफ यूँ नीचे गिरा है। कोई कुछ भी बोले कि नहीं हम यूँ कर रहे हैं, हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कोई तरक्की की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे, तरक्की की सीढ़ियों से गिर रहे हैं नीचे और उल्टे होके गिर रहे हैं। तो हाँ, क्योंकि देखें अगर मैं तो बार-बार कहता हूँ यार देखिए हमने ही मरना है, अल्लाह को जान देनी है। बेशक। मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि वो अपने हिस्से का काम ज़रूर करके जाए। अगले सेकंड साँस आए, ना आए ये कोई नहीं जानता भाई, सबने बेशक, मरना है। बेशक। चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी पोज़ीशन में बैठा है, वो मज़दूर है, वो कब्र खोदता है, उसने भी उसी कब्र में जाना है और सब जाएँगे एक ही कब्र के अंदर। बेशक ऐसा। तो अब मैं एज़ अ सोशल मीडिया पर्सन अगर मैं लोगों की आवाज़ नहीं उठाता, एक लिमिट में अपने दायरे में रहते हुए तो मुझसे भी तो कल को सवाल होगा ना यार, नहीं पूछा बेशक, जाएगा। बेशक, सही कह रहे हैं आप। मुझे तो ये लगता है कि लोग भूल गए हैं कि नहीं किसी ने कहीं जाना, किसी ने किसी को जवाब नहीं देना। अगर ऐसा होता तो लोग ऐसा क्यों करते? अगर लोग अच्छा, इसमें मैं बताऊँ, जैसे आपने बोला कि यंगस्टर को कहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए, जो न्यू कमर्स हैं। तो वही ईमान वाली बात है। भई देखें, जब आप साइबर सिक्योरिटी की फ़ील्ड में जंप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स होती हैं, आपको एथिक्स होते हैं, वो फ़ॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपना दिल पक्का करना है। हुँ, बाय द वे, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे-ऐसे मौके मिले हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था, कनाडा में बैठा तो कोई मुझे नहीं पकड़ पाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल पक्का था, मज़बूत था, पाकिस्तान से मुख़लिस थे, हमने कभी कुछ नहीं किया। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि जो आजकल आप देख रहे होंगे, बहुत ही खतरनाक सी बनती जा रही है।
बच्चों ने क्या किया, आपके अकाउंट हैक कर लिया, अकाउंट हैक करके आप ही से पैसे मांग रहे हैं। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला था, याद होगा आपको कि आपका एक नई फेक आईडी बनाते हैं और आपके दोस्तों को मैसेज कर देते हाँ, हैं कि ये पैसे अभी भेज दो। ये अभी रिसेंटली हुआ है, अभी रिसेंटली हमारा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, उसके नया अकाउंट बना, उसका अकाउंट हैक हुआ और सबको मैसेजेस जा रहे हैं कि मैं फलाँ बंदा हूँ और मुझे ना जी, जी। पैसे भेज दो। तो ये मेरे पास भी हुआ, मैंने कहा नहीं, नहीं ये फेक है ये। मैं कहा ये बंदा किसी से पैसे नहीं माँग सकता। ये तो सोशल इंजीनियरिंग है टोटली जो मैंने बताया। शहरियार नाम है, नाम बता देता हूँ, शहरियार नाम के से आया था और बाकी अल्लाह ताला हमको महफूज़ रखे भाई, मैं तो यही आमीन। कहूँगा। तो क्या लगता है आपको कि एआई जो है कब तक हम पे कंट्रोल कर लेगा? देखिए कहने वाले तो बहुत सारे कहते हैं एआई कंट्रोल कर लेगा, लेकिन एआई बनाने वाले भी तो इंसान है ना। लेकिन एआई के पास सोचने की ताकत भी तो है ना? नहीं, नहीं? ऐसा ऐसा हम समझते हैं। देखिए एआई सोच कहाँ से रहा है, हमारे डेटा से। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल जो चीज़ मैंने कंसीडर की है, उसके ऊपर मैं डिबेट कर सकता हूँ किसी चीज़ की। हुँ, चैट जीपीटी 3.5 वर्जन सही है और चैट जीपीटी 4.0 वर्जन। हुँ। आप जब भी चैट जीपीटी से बोलो यार 2024 में क्या हुआ है, वो आपको नहीं बताएगा, कहेगा मेरे पास सिर्फ डेटा ही 20 तक है। 20 तक है। और लेकिन ये लेकिन चैलेंज है लेकिन ना। एलन मस्क कहता है इसके ऊपर, जो टेस्ला का जो मालिक है, वो ये बात कहता है क्योंकि वो देखिए आम बंदा नहीं है। एलन हाँ, मस्क हाँ, जो बिल्कुल। मार्स तक चला, जो जाने की भी प्लानिंग कर रहा है, दुनिया बसाने की वो अभी की तो खैर ऑब्वियसली बात नहीं कर रहा होगा, हो सकता है वो 10 साल बाद की बात कर रहा है, 15 साल बाद। लेकिन मुझे अपनी जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं ऑब्वियसली मैं कोई डेटा ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई एआई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद भी ये फ़ील होता है कि हम जिस तबाही की तरफ जा रहे हैं ना, वो यही है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता हमारी गाड़ियाँ, हमारे मोबाइल, हमारे टीवी स्क्रीन्स, एवरीथिंग। सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता इतने कॉम्प्रोमाइज़ होते जा रहे हैं कि हम इसके और ये जो आपका फिजिकल जो जो आपके कैश है, ये खत्म होने वाला है आगे चल के। ये सब बिल्कुल आपका ऐसा उसमें आ जाएगा, क्रिप्टो की फॉर्म में आ जाएगा, किसी न किसी फॉर्म। तो हम तो वैसे ही है। देखिए चैलेंज बिल्कुल है, ये बात सच है और लोग समझते हैं एआई कंट्रोल करेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। 10-15 साल बहुत टाइम लगेंगे, लगेगा। नहीं, 10 नहीं, साल लग जाएँगे। 10 साल तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बात करें तो मैं यूट्यूब पे यूट्यूबर का नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको। उन्होंने बाकायदा ये साबित कर दिया कि ऑर्गन क्लोन होना शुरू हो गए हैं। अच्छा। शायद आप समझते होंगे, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा। वो भी बड़ी अच्छी स्टडी करते हैं, हाँ। इंडियन यूट्यूबर। तो मैं कभी-कभी उनकी साइंस फिक्शन जितनी भी देखा है मैंने थोड़ा-सा वो। जी, जी। मैंने देखा है थोड़ा-सा। तो वो भी ये चीज़ क्लेम करते हैं कि एआई कंट्रोल कर लेगा, कर लेगा। देखिए एआई बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फाइट तो इंसान से ही होनी है ना फिर। जो तो जब इंसान पर फिर इंसान अपनी आसानी के लिए जितनी चीज़ें देखिए, हर चीज़ का आउटकम रॉन्ग भी है और राइट भी है। कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। कहीं न कहीं तो है ना। अब वो हुँ, हमारी यूटिलाइज़ेशन है ना। हुँ। अब बीच में ऐसा हुआ चैट जीपीटी कोई लोगों ने यूज़ करके उससे के कोड बनाया और हैकिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर कहीं जाके कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी से आया फ़ायदा ही नहीं था। लोग उससे अपनी पूरे जो असाइनमेंट्स हैं, बनाने पता लग नहीं गए। क्या-क्या चीज़ें, इवन ऑफ़िस के बहुत सारे काम जो एप्लीकेशंस पहले सोच के लिखी जाती थी, वो सारी अब चैट जीपीटी के थ्रू खैर लिखी जा रही है, लोगों के लिए आसानी है भाई। अच्छा ये भी बड़ी टेक्निकल तरीके से पकड़ी जा सकती है। लोगों को ये चीज़ नहीं पता अभी तक, जो लोग सिर्फ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हर मशीन का एक पैटर्न होता है, याद रखिएगा। मशीन अपने पैटर्न से आउट काम नहीं करती। लोगों के लिए मुश्किल कर रहे हो, जिनके काम चल रहे हैं, चलने दो भाई। मुझे पता है वो कुछ उनके पैटर्न एक वर्ड्स होते हैं, कुछ पैटर्न एक थीम होती है, उसी पे चलता है वो। एग्ज़ैक्टली क्योंकि जो एप्लीकेशन है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये हाँ, बात याद रखिए। आपने इंस्ट्रक्शन दिया ओपन होगा, आपने बोला क्लोज़ हो, वो क्लोज़ होगा। बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, सही है। बीच में जो भी चाहे आएगी वो फिर क्वांटम्स की तरफ चली जाएगी। यस, मे बी इज़ कमिंग और मे बी समथिंग, मे बी इज़ अबाउट टू कमिंग। हाँ, दिस इज़ काइंड ऑफ द डिफरेंट थिंग बेसिकली। हाँ। तो वी कैन नॉट बी रिलेट खुद दिस। खुद सोचने की ताकत उसके अंदर जो है अभी नहीं है। अभी नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होगी। होगी। होगी और वो जब तक होगी ना, तो पता नहीं हम भी दुनिया में हो ना हो, अल्लाह ताला बस नहीं, शुक्र मुझे करें। तो ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम में ना बहुत बड़ा जो है वो चेंज आएगा आएगा बिल्कुल। और क्या लगता है पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी? ऐसा लगता है कुछ? बिल्कुल भाई माशाल्लाह। नहीं, एक तो होता है बंदे को ये यकीन है, मायूसी, कुफ़्र है, वो तो चलो एक अलग बात है। बेसिकली हमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है तभी हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे पास भी बाहर जाने की ऑप्शन है। क्या लगता है वाक़ई में लगता है कभी दिल बोलता है कि ठीक हो जाएगा? भाई देखें हमें इस चीज़ पे यकीन है और पिछले अच्छे खासे टाइम से यकीन है कि जब हमने काम स्टार्ट किया था तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2011 में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। तो हुँ, मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक था। तो आप मेरे साथ कभी चलिएगा कराची यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के जो महमूद हसन लाइब्रेरी है, उसके टॉप फ्लोर पे आर्काइव डिपार्टमेंट है। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं वहाँ जाके बैठ जाता। तो वहाँ पे 1970s 60s के न्यूज़पेपर आज भी रखे। अच्छा। अब आप उन न्यूज़पेपर में पढ़े हैं तो सिर्फ फेस चेंज हुए हैं, बाकी सब कुछ वही चलता हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हुई है।
हमारे पास एक वक़्त था कि किसी के घर में अगर टेलीफ़ोन होता था तो बहुत लोग समझते थे कि यार ये बहुत बड़ा इंसान है। आज हर किसी के पास मोबाइल और अच्छे से अच्छा मोबाइल है। इवन अगर मैं बात करूँ तो ये मज़ाक नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको। यहीं करीब ही आपके घर के पास कुछ दिन पहले मैं गुज़रा हूँ, तो एक फ़कीर मेरे पास आया गाड़ी के पास। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। आके मुझसे कहता है कि कुछ पैसे दे दे। अच्छा इत्तेफ़ाक से मैं कुछ ना कुछ चेंज रखता हूँ अपने पास, मैंने नहीं थे चेंज, तो उसने मुझे जैज़ कैश का क्यूआर कोड दिखा दिया। हाँ जी। क्यूआर कोड दिखाया जैज़ कैश के आगे सर साईं कुछ कर दें मेरे लिए, कुछ कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसको दिया और वो मुझे लगा यार ये मुझसे एक बंदा है। क्योंकि वो नॉर्मल बंदे जो होते हैं ना आपको पता है कुछ नहीं होता, जो व्हाइट कॉलर फैमिलीज़ है ना वो आजकल बहुत परेशान हो आपने चुकी हैं जायज़ कैश पे दी भेजा। तो मैंने उसको मुझे लगा था उसके बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, वो साथ ही लेके खड़ा हुआ था और वो व्हाइट कलर का। तो मैंने उसको दे दिया मैंने। तो ये भी एक किस्म का वो वल्लाह आलम सच अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्या नहीं। तो मुझे उस बंदे से बड़ी सिम्पैथीज़ थी। हालाँकि मैं कोशिश कर रहा था कि यार मैं जैसे मेरे हॉस्पिटल में जानने वाले कुछ हैं, कि इनको ले जाऊँ, उनका ट्रीटमेंट कराऊँ। मसला हल कराएँ। लेकिन मैंने अब काउंटर भी चेक किया है बताऊँ, इत्तेफ़ाक से मैं अभी आपके पास आ रहा था, तो आते हुए देखा मुझे नज़र नहीं आया। नहीं आया। तो वो बंदा वाक़ई में मुझसे ही था। अब कुछ लोग यहाँ पे अगर इस चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, अब ऐसा ना हो कि मेरी इस चीज़ को स्टार्ट कर दें क्योंकि आपने वो फ़नी मीम्स भी देखी होंगी हाँ। कि इंडिया में बाकायदा वो क्रेडिट कार्ड मशीन लेके चल रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ भी वो शुरू ना हो जाए बस। चलिए नाज़िम बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, हमारी कौम को जो इस समय इतनी मायूस हुई हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? क्योंकि आप हेडमास्टर भी हैं अपने स्कूल के, तो क्या नई यूथ जो अभी पाकिस्तान का आगे चल के मुस्तकबिल बनेगी और जो पढ़ रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई देखिए, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैसेज तो है, रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग परेशान ना हों, ठीक है? क्योंकि हमने कि ये दिमाग अपना बना लिया है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप मेहनत करें, आप आगे बढ़ेंगे। मैं अगर अपने साथ अपने दोस्तों की मिसालें दूँ, हमने बहुत मेहनत करी है। हम भी अगर इस स्टेज तक पहुँचे हैं, तो मेहनत करके पहुँचे हैं। आपके लिए चैलेंजेस बहुत हैं, कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन एथिकल हैकिंग के लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा, भई आप लोग अपना दिल मज़बूत रखें और किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हों क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कर लेते हैं जैसे मैंने बाबू भाई आपको छोटा-सा बताई थी एक चीज़, मैंने किसी को एथिकल हैकिंग सिखाई, उन भाई ने रोज़ाना पिज़्ज़ा मँगवाना शुरू कर दिया। तो ऐसा ना किया जाए, आप अच्छी तरफ जाएँ, हर चीज़ को पॉज़िटिवली। पॉज़िटिव यूटिलाइज़ करें और द लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बस अपना एक विज़न सेट करें कि मुझे ये काम करना है और मैं ये करके रहूँगा। मुझे भी एक विज़न था मेरा जब मैं 2010 में एजुकेशन में था और पढ़ा रहा था एज़ अ वॉलंटियर ही कि नहीं यार मैंने टीचर बनना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल जिस जगह लाके बिठा दिया, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उस पाक परवरदिगार का कम है, तो आप भी ये काम कर सकते बहुत शुक्रिया नाज़िम भाई, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे हाँ। और आप मज़ीद जो है हमारे लोगों के लिए आसानी बने। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस मुश्किल से और स्पेशली कराची को अल्लाह ताला इस मुश्किल से निजात दे। हम लोग इस मुश्किल वक़्त से बाहर आएँ क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, हम लोग हर तरफ से कहीं न कहीं लड़ रहे हैं। तो जब हम चीज़ों से हटेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी लोगों में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके अंदर बहुत करने की जो है ना चाह है। लेकिन इनको ऐसा फँसाया गया है कि ये दूसरी तरफ जो है ना चीज़ें सोच नहीं सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने करना है और जो लोग चाहते हैं वो अभी भी इस मुश्किल वक़्त में इस मुश्किल वक़्त को पार करके वो इंशाअल्लाह अपनी मंज़िल को पा लेंगे। तो इस पॉडकास्ट को हमारे फ़ेसबुक से, यूट्यूब से शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और वो लोग भी इस नाज़िम भाई की बातों को सुन के इंस्पायर हो सकें। अपना ख़्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।